दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समस्त दर्शकों को मैं धर्मेंद्र सोलंकी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका साहित्य सृजन कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम साहित्य पर चर्चा करते हैं और साहित्य के अनेक जितनी विधाएं हैं उन विधाओं को लेकर के आते हैं। और आज हम जो आपके लिए लेकर के आए हैं व्यंग के ऊपर हम बात करेंगे। निश्चित ही हमारे दैनिक जीवन में हम सदैव व्यंग से एकाकार होते रहते हैं और सदैव हमारे सामने इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती है। कभी कभी देखा होगा सुबह सुबह पत्नी से आपका झगड़ा हो गया और पड़ोसी के कानों तक वह आवाज गई और पता है कि उस दिन आपके यहाँ चूल्हा नहीं जला है, गैस नहीं जला है, बर्तनों के टकराने की आवाज नहीं आई है, परंतु फिर भी जब आपका पड़ोसी बाहर आपसे मिलेगा तो आपसे कहेगा कि आज भाभी जी ने क्या करवाया है नाश्ता आपको। दरअसल उसे पता है कि आज घर में कुछ नहीं हुआ है, मगर वो आपके ऊपर व्यंग कर रहा है, आपके ऊपर टांटिंग कर रहा है, आपकी टांग खींच रहा है, हम सीधे शब्दों में कहते हैं। इसी को कहा जाता है साहित्य में व्यंग। और इससे एकाकार हम होते रहते हैं, सदैव कहीं ना कहीं ये हमारे सामने उपस्थित होता रहता है। तो आज हम साहित्य की इसी विधा पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माणिक वर्मा जी का एक बेहतरीन व्यंग है। उन्होंने कहा कि सपेरे हाथों में बीन लिए बैठे हैं, सपेरे हाथों में बीन लिए बैठे हैं, मगर सांप भी चालाक है, दूरबीन लिए बैठे हैं। यह व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार पर बड़ा अद्भुत व्यंग है उनका। और ऐसे ही अनेक व्यंगकार हैं जिनके व्यंग सदैव समाज में जब जाते हैं तो समाज को नई दिशा देते हैं। ऐसे ही एक व्यंगकार आज हमारे साथ हैं जिनका नाम डॉक्टर साधना बलवटे होता है। साधना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। चूंकि आज हम व्यंग पर आपसे यहां पर बात करने के लिए उपस्थित हो रहे और अभी वर्तमान में बहुत पास में ही बहुत आपकी व्यंग कृति का विमोचन हुआ है, जिसका शीर्षक है ना काहू से दोस्ती हमरा सबसे बेर। तो आज ये बड़ा सार्थक हो जाता है कि आज आप हमारे साथ में हो। और उस पुस्तक में आपने भी जो नैनम छिंदंती शस्त्राणी से लेकर के जो बात कही उसमें बड़ा सटीक व्यंग आपने किया है कि में लालच, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और स्वार्थ इस तरह के शस्त्र आदमी ने इजाद कर लिए हैं, इंसान ने इजाद कर लिए हैं और उन्हीं के दम पर वो आत्मा का सर्वनाश कर देता है। इसलिए नैनम छिंदंती शस्त्राणी जो है वो अब आत्मा पर लागू नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात की। तो आइए साधना जी से हम बात करते हैं व्यंग विधा क्या है और इसमें जो आजकल प्रचलन बढ़ रहा है, प्रत्येक साहित्यकार जो है वो व्यंग को लेकर के अपनी बात करना चाहता है और उसको प्रभावी बनाना चाहता है। आज का यही हमारा विषय है। तो साधना जी, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूं कि आज व्यंग बहुतायत में लिखा जा रहा है, या ये कहें कि व्यंग विधा की ओर प्रत्येक लेखक आकर्षित हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और यदि ऐसा है कि हम व्यंग की तरफ प्रत्येक रचनाकार बढ़ रहा है तो ऐसा क्यों आवश्यक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने एक उक्ति सुनी होगी कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसका निराकरण करने के लिए ईश्वर आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आजकल कि हर व्यंगकार, हर लेखक जो व्यंग लिख रहा है वो अपने आप को ईश्वर समझ रहा है और इस सब का निराकरण क्यों, ये तो विनोद की बात है। लेकिन व्यंग कहाँ से पैदा होता है? व्यंग के मूल में विसंगतियाँ हैं। जब कोई विकृति, कोई विसंगति एक लेखक मन, एक संवेदनशील मन देखता है तो उसका मन करता है कि उसको कहे। लेकिन अगर वो करुणा को करुणा की दृष्टि से कह दे, करुणा की शैली में कह दे, तो मुझे लगता है कि वो केवल रुला देता है। सब उसके साथ रोएंगे, उसके साथ दुखी होंगे, लेकिन वो अंदर तक जिसको कहना चाहिए कि जो मार होनी चाहिए उसके पीछे का जो उद्देश्य होना चाहिए ठीक करने का, उस समस्याओं से बाहर निकलने का जो उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं होती। तब व्यंग उपजता है, तब व्यंग कहना पड़ता है, तब व्यंग की बात करनी पड़ती है। तुमने देखा होगा कि जो बात हम बड़े रोते गाते किसी से कहते हैं उसका उतना असर नहीं होता जितना हम उसको टॉन्ट करके, ताने में मार के या कुछ कटाक्ष करके कहते हैं। वो आदमी अंदर से तिलमिला आ जाता है। तो ये जो प्रभाव है उसका, ये जो संप्रेषणीयता है उसकी, ये व्यंग को आज के समय में इसलिए शायद व्यंग ज़्यादा लिखा जा रहा है और इसलिए भी कि विसंगतियां भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही। शरद जोशी कहते थे कि इस देश में व्यंग्यकार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 साल जिसने अत्याचार सहे, जिस देश ने 1000 साल अत्याचार सहे, वहाँ तो
हर व्यक्ति सहज रूप से व्यंग्यकार है। बिल्कुल और सही। हमारे तो परंपरा में व्यंग है। हम आप देखो हमारे यहाँ के विवाह गीतों में गाली गीत होते हैं, जी, है ना। जी। हमारे लोक जीवन में आप देखिए जब वो आपस में बात करते हैं, हमारी लोक भाषाओं के कितनी मुहावरे, कितने ऐसे वो हैं कि जैसे आप निमाड़ी की एक कहावत सुनेंगे। जब आप ये कहते हैं ना कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, इस तरह की बात, वो कहते हैं सांप के घर सांप पावना, जीभ की लपालपी। तो इस बिल्कुल। तरह के व्यंग जो लोक से आते हैं, जी हाँ। तो व्यंग हमारी जड़ों में है। आप उद्धव का जो गोपियों का जो विरह, उद्धव के साथ वो जो संवाद करती है, जब कृष्ण उनको बेचते हैं कि उद्धव कौन दे, निर्गुण कौन देश को वासी, वो बिल्कुल। निर्गुण को किस देश का वासी हाँ, कहती हैं। हाँ, तो इस तरह की जो लंबी परंपरा है हमारे यहाँ व्यंग में, तो अच्छी बात है अगर आज उस परंपरा का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। और बात जो साधना जी कह रही हैं वो घाव करे गंभीर वाली बात है। व्यंग ऐसा ही करता है कि घाव करता है, मगर हमारे आत्मा के जो घाव हैं, हमारे मन के जो घाव हैं, उनको पूरा भी करता है, उनको पुरता भी है। एक बड़ा अच्छा व्यंग तेज नारायण बेचैन जी का है। उससे पहले में प्रदीप चौबे में मुझे याद आता है, प्रदीप चौबे जी बहुत अच्छे व्यंगकार है। और व्यंग जो है हमारे घर से अधिकतर निकलता है, और पत्नी पति पर तो ज्यादा ही निकलता है। पत्नी पर सबसे पहले आदमी व्यंग करता है। तो उनका एक व्यंग है कि कोयल ने कौवे से कहा कि दादा आपने शादी क्यों नहीं की। तो कौवे ने कोयल से कहा कि बेटा जब बिना शादी के ही जीवन में इतनी कांव कांव है तो फिर शादी करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह व्यंग उपजता है। और ये पारिवारिक, इसके बाद हम साधना जी अगर आगे चलें तो व्यंग साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। परंतु आजकल हम देखते हैं कि व्यंग लेखन तो व्यक्ति करना चाहता है, व्यंग की तरफ बढ़ रहा है, परंतु उसमें से साहित्य कहीं ना कहीं साहित्य का लोप हो रहा है। साहित्यकार हम अपने आप को कहते हैं, मगर उसमें से साहित्य निकाल करके हम चल चलाओ भाषा में व्यंग कर देते हैं। वो क्योंकि तात्कालिक घटनाओं पर व्यंग किया जाता है, लेकिन जो साहित्य तात्कालिक होता है उसकी प्रासंगिकता सिर्फ वर्तमान समय की रहती है। तो इस तरह से क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? आज जो व्यंग का प्रचलन बढ़ा है उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जिस क्षण घटना घटी और व्यंगकार तुरंत लिखता है और उसको तुरंत छपना है जी। तो वो जो तुरंत वाला, इंस्टेंट वाला है ना, 2 मिनट जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलता। बिल्कुल। वो आप उसकी प्रासंगिकता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपने उसमें कोई कंटेंट कालजयी नहीं डाला है। तब तक आप उसको नहीं समझ सकते कि ये रचना आज नहीं, आज महीने सालों की बात तो छोड़ दीजिए, 15 दिन बाद भी किसी को याद रहेगी। हाँ। इसलिए उसकी जो कालजयिता है, व्यंग को अगर विधा, जैसे तुमने कहा व्यंग ये साहित्य की विधा है, तो उसमें साहित्य होना चाहिए। उसको साहित्य की तरह रोचक होना चाहिए, उसको निबंध की तरह रूखा। एक तो आजकल बहुत सारे व्यंग्यकार जो हैं तात्कालिक तुरंत घटना, त्वरित घटना घटी है और लिखते हैं और उसको एक रिपोर्टिंग की तरह। तो रिपोर्ट लिखने में और व्यंग लिखने में बहुत फ़र्क है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बहुत ध्यान देनी चाहिए। जैसे तुमने चौबे जी की एक पति पत्नी, अब पति पत्नी इतना पुराना विषय हो गया है और वो उसमें व्यंग नहीं, वो केवल हास्य के लिए वो हास्य। तो हास्य और व्यंग के बीच में एक बहुत बारीक रेखा है जहाँ दोनों का समायोजन उचित मात्रा में होना चाहिए, तब वो पूर्ण व्यंग बनता है। यदि आपने केवल और केवल कटाक्ष किए हैं, केवल आप सोचते हैं कि बिना हास्य के मैं व्यंग लिख लूं, तो वो केवल कटाक्ष है। वो किसी को कड़वा कहना या किसी को एक तरह से कहें कि गाली देना जैसा है। और केवल आप ये सोचते हैं कि मैं केवल हास्य कर दूं, तो हास्य किसी के पहनावे पर, किसी की चाल ढाल पर, है ना, किसी का इस तरह से होता। क्यों? व्यंग हमेशा व्यक्ति पे नहीं, प्रवृत्ति पे होना चाहिए। बिल्कुल। प्रवृत्ति पे किया हुआ व्यंग कालजयी होगा। घटनाओं ये माध्यम हो सकती है, लेकिन घटना मूल नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए व्यंग को लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हास्य, और अगर आप देखिए व्यंग कभी भी निष्प्रयोजन नहीं होता, हास्य निष्प्रयोजन होता है। बिल्कुल। हास्य आप जब करते हैं तो वो किसी का, अगर उसमें व्यंग सम्मिलित नहीं है तो वो किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का मखौल उड़ाना है। आजकल के जो आप देख रहे होंगे ना कॉमेडी शोज जो होते हैं, ये जो स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, इसमें क्या हो रहा है? यही हो रहा है, उपहास है केवल। और कुछ विचित्र वेशभूषा है ना, कुछ उटपटांग हाव भाव है, इसको आप व्यंग नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है। तो व्यंग में साहित्य तो होना ही चाहिए जी।
मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा भी, आपने जो माँ का लाडला बिगड़ गया या फिर कलयुग के धोबी, उसमें आपने बात में व्यंग में कहा जाता है कि बात सीधी सीधी नहीं कहना, मतलब नाक यदि आपको पकड़नी है तो सीधी नहीं पकड़नी, आपको घुमा करके पकड़नी है, वो व्यंग आपका ज्यादा मारक होगा। लगे हाथ में आपसे एक प्रश्न ये भी कर लूं कि व्यंग जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, मैं समझता हूं कि जैसे हम दीपावली पर जिस तरह एक लड़ जला करके छोड़ देते हैं और वो धड़ाधड़ 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 बिल्कुल एक साथ उसमें से पटाखे छूटते हैं बजाय एक एक करके, तो क्या व्यंग में भी इस तरह से बात होनी चाहिए कि जब व्यक्ति उसको पढ़े तो उसकी रोचकता बनी रहे? और एक प्रश्न ये भी आता है कि एक व्यंग जो है वो कब उबाऊ होने लगता है, तो इसके लिए आप क्या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वो इसलिए है कि जो तुमने उदाहरण दिया ना, वो जो पटाखे की लड़का, व्यंग में भी छोटे छोटे वाक्य हो, उसका जो वाक्य विन्यास है वो इतना गढ़ा हुआ हो कि जो पाठक है वो उससे कहीं विचलन ना हो जाए उसका। जैसे आप एक कोई बहुत देर से फूटने वाला पटाखा जब फोड़ते हैं और वो ऊपर जाता है, फिर बहुत सारी रोशनी करेगा, फिर वो आवाज करेगा, तब तक उसकी लिंक टूट जाएगी, तब तक देखने वाले की रुचि खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने लड़की तो इसलिए वो बिल्कुल सही है कि वो ऐसा होना कि छोटे 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 छोटी फुलझड़ियाँ छूटती रहनी चाहिए उसके पूरे आलेख में, पूरे निबंध में। और कोशिश ये होनी चाहिए कि, मतलब मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शरद जोशी को पढ़ा है, परसाई जी को पढ़ा है, ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ा है, और भी बहुत सारे व्यंगकार अपने यहाँ, हरीश नवल जी हैं, प्रेम जन्म जी हैं, इवन मैं खुद भी व्यंग लिखती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि रोचकता उसी व्यंग में होती है जो छोटे छोटे वाक्य विन्यास हो और आप कसावट से उसको भरा हुआ हो, कहीं आपकी विषय को लेकर कहीं आप छूट नहीं जाएं बीच में, कहीं भटक नहीं जाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो रोचकता बनी रहेगी। और जितने भी रचनाकार हैं, इन्होंने जब कथा रूप में व्यंग लिखा है तो वो ज्यादा सफल हुआ, तब ज्यादा रुचिकर लगा है लोगों को और उसको लोगों ने ज्यादा पढ़ा है। बिल्कुल 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 सही बात। तो इस प्रकार व्यंग होना चाहिए जिसमें तुरंत कुछ पंच आते रहें ताकि उसमें रोचकता बनी रहे। और व्यक्ति, एक बात और व्यंग के बारे में बड़ी ये बार बार कही जाती है कि व्यंग जब भी होता है तो जो वर्तमान की व्यवस्था है या सरकार है, या हम व्यंग को आलोचना मानते हैं कि आलोचना उसमें बहुत आवश्यक है, तो आप इसको कितना जरूरी मानती है कि क्या सरकार के या जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान व्यवस्था है उसकी आलोचना में या उसके विरोध में ही व्यंग हो सकता है या और भी उसके कुछ विषय हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत एक ऐसा प्रश्न है जिसको कई बार कई लोग उठाते हैं, कई जगह से होता है और इस पर चर्चा भी बहुत होती है, और इसका जवाब ज़्यादातर लोग ऐसा भी देते हैं कि व्यंग जो है वो सरकार पर होता है, लेकिन मैं यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, व्यंग व्यवस्था पर होता है और उस व्यवस्था पर होता है जहाँ कुछ गड़बड़ी है। अगर व्यवस्था सुचारू चल रही है तो आप क्यों व्यंग करेंगे, क्योंकि व्यंग तो विसंगति पर होना चाहिए, विसंगति चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, विसंगति है तो व्यंग उस पर होना चाहिए। केवल ये, कुछ लोग केवल ये मानते हैं कि व्यंग जो है वो व्यवस्था पर ही होता है या शासन पर ही होता है या सरकार पर ही होता है, ऐसा नहीं है। व्यंग विसंगति पर होगा, जहाँ कुछ कमी दिखता है वहाँ होगा, जहाँ कुछ ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है तो व्यंगकार का अधिकार है उसको बताने का, चाहे वो फिर सामने विपक्ष हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी हो। फिर उस व्यंगकार को ये नहीं देखना है कि सामने कौन है, मतलब पूर्वाग्रही नहीं होना है कि सरकार है तो खराब ही होगी और उस पर व्यंग होगा ही, और विपक्ष है तो अच्छा ही होगा और उस पर व्यंग नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। इवन केवल सरकार, केवल विपक्ष या इसकी बात नहीं करें, समाज में कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर व्यंग नहीं किया जा सकता, लेकिन सब क्षेत्रों पर व्यंग करें, किसी भी विषय पर व्यंग करें, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। एक विषय कौन सा आप ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं, आपके कहने का ढंग कैसा होना चाहिए, आपकी शैली क्या कहती है, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा को लेकर बड़ा प्रश्न उठता है क्योंकि कई बार हम व्यंग को लेकर गाली गलौज तक आ जाते हैं, हम उसको व्यंग नहीं कह सकते, ठीक है उस जगह पे वो होगा, लेकिन यथार्थ के नाम पे आप सब कुछ नहीं बरस सकते। ये केवल व्यंग में नहीं, सारी विधाओं पर ये बात लागू होती है। एक ड्रेनेज का लाइन है, सबको पता है कि इसके अंदर गंदगी जा रही है, यहाँ बदबू है, तो क्या आप उसको उठाकर समाज के सामने लाते हैं? नहीं लाते हैं। तो इसलिए आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है, आप कोई भी लेखन, किसी भी लेखन करें, और विशेषकर व्यंग में इसकी तरफ ज़्यादा जाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे उसके लिए स्कोप है, वहाँ उसको जाने के लिए रास्ता है।
क्योंकि व्यंग है, व्यंग तो कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए इस बात का व्यंग्यकारों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। परंतु मेरे मन में जैसे एक प्रश्न उठ रहा है और हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उनके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा अपने बात की व्यवस्था की, परंतु व्यवस्था सरकार के अधीन होती है। हाँ। और यदि सरकार के लिए आप कोई बात कर रहे हैं तो जब जहां तक हम जानते हैं व्यंग को, उसमें प्रशंसा का भाव होता ही नहीं है, बहुत कम होता ही है। नहीं, हाँ। उसमें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लूप पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो वो आलोचना तक ही जाएगा। तो फिर जो एक व्यंग्यकार होता है, जो रचनाकार होता है, क्या वो ये मन में लेकर के बैठ जाए कि मैं व्यवस्था के ऊपर बोल रहा हूँ या सरकार के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं सरकार का विरोधी हो जाऊंगा, तो उसके मुझे कुछ दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे? नहीं, देखो, क्या इस प्रकार भी होता है? ये आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे आज के मुझे नहीं पता इसमें कहना चाहिए, पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बड़े सपोर्टिव लेते हैं इस चीज़ को। एक बार उनका इंटरव्यू देखा हमने और काफ़ी बड़े इस पर था, और किसी ने उनको उनके ऊपर कोई मीम, आजकल मीम बनाते हैं ना, मीम बनाकर भेजा। तो वो ये कहते हैं कि ये जब उनसे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगता ये सब कोई कहता है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसका रचनात्मक पक्ष देखता हूँ कि ये कितना इसके अंदर कितना सृजन है, ये कितना रचनात्मक व्यक्ति है जो, हाँ, तो उस व्यवस्था को भी उसको सकारात्मक लेना चाहिए, और लिखने वाले को भी, बिल्कुल, लिखने वाले को भी बिना वजह नहीं, मतलब अगर कुछ है तो उसको बिंदास कहना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो। गलती गलती है, विसंगति विसंगति है, उसको कहने में कोई डर नहीं होना चाहिए। शरद जी ने तो इतना भोगा अपने समय में, जब उनका तो पूरा का पूरा जीवन केवल इन्हीं वजह से कष्टों में बीता। तो एक व्यंग्यकार अगर सच्चा व्यंग्यकार है तो उसको इन सब बातों की परवाह करनी नहीं चाहिए। मैंने प्रश्न भी इसीलिए किया था क्योंकि जब हम कुछ ऐसे साहित्यकारों की जीवनी देखते हैं, व्यंग्यकारों की, तो उनको प्रशासन की तरफ से बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी, इसलिए मैंने ये व्यंग किया। हरिशंकर परसाई जी का ही एक समाजवाद पर जो आधारित व्यंग है कि समाजवाद आना चाहिए, वो आ भी जाता है मगर वो समाज तक नहीं पहुंच पाता है, वो धरातल पर नहीं आता है। तो वो उन्होंने लिखा कि वो एक टीले पर बैठा हुआ है और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कौन उसकी उंगली पकड़ कर लाएगा ताकि उसका श्रेय लिया जा सके कि हम समाजवाद को लेकर के आए हैं। तो ये बड़ा सटीक व्यंग उनका हरिशंकर परसाई जी का है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं आपसे, एक प्रश्न, ये जिज्ञासा प्रत्येक रचनाकार के मन में भी होती है, जो व्यंग लिखते भी हैं और जो पढ़ते भी हैं, कि क्या बिना हास्य व्यंग की रचना को, जिसमें हास्य न हो, उसे व्यंग कहा जा सकता है? हास्य इसके लिए कितना आवश्यक हो जाता है? नहीं, देखिए, व्यंग तो आजकल लिखे जा रहे हैं, बिना हास्य के भी लिखे जा रहे हैं और बिना व्यंग के भी हास्य। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि दोनों का एक उचित मात्रा में समायोजन तो ज़रूरी है। आप शरद जोशी को पढ़ेंगे, आप पूरे शरद जोशी को पढ़ जाएं, इतना सुंदर, मतलब ऐसा है कि बायां हाथ तो जो है वो तमाचा मारता रहता है और नीचे से दूसरा हाथ गुदगुदी करता रहता है। ये जो व्यंग है, ये वास्तविक व्यंग है, और व्यंग का जो उद्देश्य है वो यही पूर्ति, इसी शैली में पूर्ति होती है उसकी, कि आप एक तरफ तो इतनी कड़वी बात कह रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, जिसको कहते हैं ना मीठी चूरी या मखमल में लपेट कर देना। ये कौशल जो है वो व्यंग्यकार में होना चाहिए। ये कौशल यदि नहीं है तो वो क्या कर रहा है, सीधी सीधी गाली दे रहा है, कटाक्ष कर रहा है या ताने मार रहा है, या तो वो व्यंग नहीं है। बिल्कुल वो व्यंग नहीं, उसमें हास्य का मिश्रण तो होना ही चाहिए और उचित मात्रा में होना चाहिए। व्यंग हास्य पर हावी नहीं हो, हास्य व्यंग पर हावी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये उसकी भाषा, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और हम पुराने जो हमारे, जिनको आदर्श हम मानते हैं, फिर मैं हरिशंकर परसाई जी का नाम लूंगा कि प्रेमचंद के फटे जूते उनकी बड़ी प्रासंगिक है और बड़ी रोचक है वो, उसको खूब लोग पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने उस फटे जूते के माध्यम से अपने आप के लिए जो बात कही, जो समाज के लिए कि हम कितने दिखावटी हो गए हैं, और प्रेमचंद जी के नाते उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो बहुत अद्भुत बात है। मुझे एक चीज और है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि इसमें कविता, पद्य और गद्य की बात आ जाती है, कि कविता, जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले कविता आकर के खड़ी हो जाती है, और लोग चाहते भी है कि मंच पर जाकर के एक बड़ा गद्य सुनने की बजाय छोटी सी कविता ज्यादा मारक होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी, आप गद्य लेखन करती हैं, आप हालांकि गीतकार भी हैं, आपकी साहित्य के अनेक विधाओं पर आपका समान अधिकार है, परंतु आपने जब व्यंग लिखना शुरू किया तो आपने गद्य को चुना। तो इस साहित्य की कौन सी विधा अधिक प्रभावी है, ऐसा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे, मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। ये देखिए, ये प्रश्न, ये एक बहुत लंबी बहस चली आ रही है बहुत लंबे समय से। आज जब जिस व्यंग को हम विधा कहते हैं वो दरअसल गद्य व्यंग है। अच्छा। ठीक है, आज व्यंग लिख रहे हैं मतलब आप गद्य व्यंग लिख रहे हैं, ठीक है, वो गद्य व्यंग आलेख हो सकता है, वो निबंध हो सकता है, लेकिन
एक साहित्यकार होने के नाते तुम भी ये जानते होंगे, मैं भी ये समझती हूँ और सारे जितने भी लेखक हैं, जी। व्यंग तो एक शैली है। हाँ, वो बिल्कुल। किसी भी विधा में आ किसी सकती भी है, विधा वो में। कविता में आ सकती है, नाटक में आ सकती है, वो गद्य में, निबंध में, कहानी में, उपन्यास में, किसी में भी आ सकती है। ठीक है, बहुतायत से लिखा जा रहा है, लंबे समय से बहस चल रही थी तो उसको एक अलग विधा मान लिया, वो ठीक है, उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो एक शैली है बिल्कुल। और वो किसी भी विधा पर ही चल कर आएगी। आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं व्यंग में तो आपको कोई विधा तो चुननी पड़ेगी, है ना। तो मंच पर जहाँ तक प्रश्न है, कविताएं खूब चलती हैं, व्यंग कविताएं बहुत चलती हैं। आजकल मुझे तो लगता है कि प्रेम गीत भी कम सुने जाते होंगे बिल्कुल। मंच पे, जो और उसका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये हो गया है कि वो माणिक वर्मा की जो कविता हुआ करती थी, प्रदीप चौबे जी की जो कविता हुआ करती थी, वो आज फूहड़ता तक आ गई है। बिल्कुल। वो उन लोगों ने जो उसका मानक बना के उस मानक स्तर जो उनके थे वो आज नहीं है। आज मंच पे व्यंग के नाम पे, हास्य के नाम पे फूहड़ता तक होने लगी है। तो मुझे तो लगता है कि वो तो किसी भी विधा में नहीं आती है। बिल्कुल। उसको तो खारिज करना चाहिए, साहित्य से ही खारिज कर देना चाहिए, जिस तरह की फूहड़ता आजकल फूहड़ता मंच पे। आ रही है। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी, उन्होंने गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, दोनों में बहुत बहुत बढ़िया व्यंग लिखा। या हमारा बिहारी उस समय जब लिख जाता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हु सो बंदे हो आगे कौन हवाल, राजा को कहने की हिम्मत करता है वो, और राजा उस बात को स्वीकार करता है और अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, और उसके बाद वो बिहारी को अपने दरबार में नवरत्नों में जगह देते हैं कि आप जब जब मैं मार्ग से भटकूं मुझे आप जो है संभाल लिया करें या मुझे मार्गदर्शित करते रहें। तो व्यंग की तो ये ताकत है। आपके इस प्रश्न से 2-3 पहले जो बात कही, जैसे जो हमारी शासन है या जो हमारे कर्णधार हैं उनको कैसे लेना चाहिए, बिहारी के इस दोहे से या उस समय जो राजा थे उनसे सिद्ध होता है। तो व्यंग को विधा मान लेना ठीक है। बहुत सारे लोग अब जब एक चीज की तरफ चल पड़ते हैं तो वो एक विधा हो जाती है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही कहना है कि वो किसी न किसी इस पर आती है। तो ये प्रश्न कि गद्य ठीक है या अब आपको हम बताएं, शरद जोशी ने गद्य व्यंग पढ़कर ही मंच लूट लिया करते थे। इतने कवि होते थे लेकिन शरद जोशी एक रचना पढ़ते थे और सब पर भारी पढ़ते थे। तो वो तो गद्य पढ़ते थे। मंच पर भी अधिकतर है कि कोई व्यक्ति जिसको बतरस कहा जाता है आजकल, उसमें अनेक व्यंग्यकार ऐसे हैं जो व्यंग की बात करते हैं। तो दर्शकों, आज हम साहित्य सृजन में व्यंग पर चर्चा कर रहे थे और माणिक वर्मा जी की आप बात कर रहे थे। माणिक वर्मा जी का एक बहुत, उसको इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उनकी एक बड़ी अच्छी रचना है कि मेरे पास कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो अब आप अपने हाथ में क्या लेकर के बैठे हैं, आपके पास क्या है, वही आप समाज को दे सकते हैं। तो एक व्यंग्यकार होने के लिए आज डॉक्टर साधना बलवटी जी ने हमें बताया कि आपको किस प्रकार व्यंग्य करना पड़ेगा। सरकार के विरोध में भी करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की ऐसा नहीं कि सरकार की आलोचना के लिए ही आपको उसमें 2 पॉइंट अपने आप से आप ढूंढ लें। तो व्यंग आप जरूर करें। और खास करके आज जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स ज़्यादा है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो व्यंग को मैं भी ऐसा मानता हूं कि यदि पुस्तकों तक हमें आना है, श्रोताओं को, हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो पाठक हैं, उनको यदि पुस्तकों तक आना है तो व्यंग की रचनाएं उसमें बहुत ज्यादा सहायता कर सकती हैं। गंभीर व्यंग लिखना और गंभीर व्यंग लिखना पड़ेगा। तो निश्चित ही इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यंग के बारे में आपकी जानकारी बहुत सटीक हुई होगी और यह रोचक कार्यक्रम भी आपको लगा होगा। आप हमें सूचना जरूर दें, पत्र लिख करके, ईमेल करके कि यह साहित्य सृजन का यह एपिसोड आपको कैसे लगा। मैं पुनः डॉक्टर साधना बलवटी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज स्टूडियो में आई और हमारे साथ व्यंग पर इतनी सार्थक चर्चा की। हम पुनः आपसे साहित्य सृजन में इसी प्रकार कोई विषय लेकर के आएंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।